नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडमी चैनल में 21 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है यूपी ड्रैगिंग इट्स फीट इन लखीमपुर केस एससी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लखीमपुर मामले में यूपी अपने पैर खींच रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस धारणा को दूर करना मुश्किल पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी मामले में अपने पैर खींच रही है, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री के बेटे पर एक एसयूवी के साथ विरोध कर रहे किसानों को कुचलने का आरोप है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई से कुछ मिनट पहले सरकार द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट से पता लगाया कि नृशंस घटना के 44 गवाहों में से केवल 4 ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को अब तक अपने बयान दिए थे। यह घटना, जिसमें कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का काफिला शामिल है, 3 अक्टूबर को हुई थी। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया बयान बाद में सुनवाई के दौरान पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में मूल्यवान होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अगर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान दर्ज किया जाता है तो उस बयान को बाद में सुनवाई के दौरान पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने में मूल्यवान होता है। इसका उपयोग आरोपी के खिलाफ अभियोजन मामले को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने में किसी भी तरह की देरी गवाहों को प्रभावित करने के लिए जगह बनाती है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें निर्देश दिया गया था कि दशहरा की छुट्टियों के कारण देरी हुई, त्योहार के कारण अदालतें बंद थीं। दशहरा की छुट्टी और आपराधिक अदालतों के बीच क्या संबंध है, ये प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने पूछा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 44 में से सिर्फ 4 गवाहों के बयान क्यों दर्ज किए गए? क्या आपकी विशेष जांच टीम यह जानने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है किसे धमकाया जा सकता है? राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि पुलिस ने समय बर्बाद नहीं किया और इसी बीच अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने सुश्री प्रसाद को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध का पुनर्निर्माण सीआरपीसी की धारा 164 के गवाहों के बयान दर्ज करने से अलग है। हमारा सवाल यह है कि उन्हें इतने समय तक क्यों नहीं लाया गया। बेंच पर जस्टिस हिमा कोहली ने राज्य से कहा कि हमें लगता है कि आप अपने पैर खींच रहे हैं, कृपया इस धारणा को करें। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने श्री साल्वे से कहा कि कृपया उन्हें धारा 164 के बयानों पर शुरू करने के लिए कहें। वरिष्ठ वकील ने अदालत से मामले को अगले सप्ताह के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। उन्होंने वादा किया कि जब तक चीजें साफ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को पिछली सुनवाई में अदालत ने संदेह जताया था कि क्या राज्य आरोपियों के साथ नरमी बरत रहा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगला टाइटल है इंडियन टीम मीट्स तालिबान डीवाई पीएम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय टीम ने तालिबान डीआई से मुलाकात की। भारत बुधवार को मॉस्को प्रारूप बैठक में अफगानिस्तान में सत्ता में तालिबान की नई वास्तविकता को पहचानने वाले 10 देशों के बयान में शामिल हुआ, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने कथित तौर पर तालिबान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात की और काबुल में शासन को मानवीय सहायता की पेशकश। तालिबान प्रतिनिधिमंडल और विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के बीच बैठक। खबर तालिबान के उप सूचना और प्रसारण मंत्री और प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के ट्विटर हैंडल पर दी गई। विदेश मंत्रालय ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सरकारी सूत्रों ने द हिंदू को पुष्टि की बैठक हुई थी और भारत अफगानिस्तान को गेहूं और अन्य सहायता की एक बड़ी खेप दान करने पर विचार कर रहा था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखना और राजनयिक और आर्थिक संबंधों में सुधार करना आवश्यक समझा। भारतीय पक्ष ने आखिरकार अफगानों को व्यापक मानवीय सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। श्री मुजाहिद ने ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भारत के विशेष प्रतिनिधि और श्री हनफी के बीच बैठक की घोषणा करते हुए ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा जब भारत ने तालिबान द्वारा काबुल के 15 अगस्त के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के लिए आधिकारिक रूप से सहायता घोषणा की है। इसी के साथ ये समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ है कुशीनगर नाउ हब ऑफ बुद्धिस्ट
टूरिस्ट सर्किट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कुशीनगर अब बौद्ध पर्यटन सर्किट का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने में मदद करेगा। कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है और माना जाता है कि यह गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रीलंकाई एयरलाइंस की एक उद्घाटन उड़ान दिन में पहले हवाई अड्डे पर उतरी, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और श्रीलंका के मंत्रियों का एक बड़ा दल शामिल था, जिसमें खेल मंत्री नमल राजपक्षे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भतीजे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे शामिल थे। वे वहां महापरिनिर्वाण मंदिर में एक कार्यक्रम में श्री मोदी से मिले। मंगोलिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, भूटान, कोरिया गणराज्य, नेपाल और जापान सहित 12 देशों के राजनयिक भी उपस्थित थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है SC डिसीजन ऑन फिजिकल हियरिंग्स स्पार्क्स डिबेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शारीरिक सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छिड़ी बहस। बुधवार को दशहरे की छुट्टियों के बाद अदालत के फिर से खोलने के पहले दिन ही सप्ताह में 2 बार वर्चुअल से फिजिकल हियरिंग में बदलाव करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहस का मुद्दा बन गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने भारत की मुख्य न्यायाधीश से शारीरिक सुनवाई अनिवार्य नहीं करने का आग्रह किया। श्री सिब्बल ने कहा कि कुछ मामलों में रिकॉर्ड 50 से 60 खंडों में थे और अदालत कक्ष के अंदर सिर्फ एक ब्रीफिंग वकील मत देने से मामले का उचित कानूनी प्रतिनिधित्व प्रभावित था। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि उन्होंने श्री सिब्बल याचिका पर आपत्ति जताई। जीआई ने कहा कि अदालत बुधवार और गुरुवार को फिजिकल कोर्ट को अनिवार्य बनाने के लिए अपनी मानक संचालन क्रिया को संशोधित करने के लिए पड़ा। सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई गुरुवार से शुरू हुई। सीजीआई ने कहा कि कुछ वर्ग इस बात पर जोर दे रहे थे कि अदालत शारीरिक सुनवाई से इतराज कर रही है। सीआई बाद में दिन में अन्य न्यायाधीशों के सामने को रखने के लिए सहमत। के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है महाराष्ट्र फर्म सोल्ड GM कॉन्टेमिनेटेड राइस। चलिए इसे पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की फर्म बेचा GM दूषित चावल। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र के एक निर्यातक की पहचान यूरोप में टूटे चावल के स्रोत के रूप में की है, जो इस साल की शुरुआत में आनुवंशिक संशोधनों यानी कि GM से दूषित है। इसमें कहा गया है कि 500 टन की खेप को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा गैर GMO प्रमाणीकरण दिया गया था। यह दोहराते हुए कि GM चावल भारत में व्यावसायिक रूप से नहीं उगाया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में GM चावल यानी कि आनुवांशिक संशोधनों को करके जो चावल होते हैं वो भारत में व्यावसायिक रूप में उगाया जाता है। मंत्रालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI सहित आनुवंशिक और चावल विशेषज्ञ जांच करने के लिए कहा है। IARI के निदेशक AK सिंह ने द हिंदू को बताया कि यूरोपीय आयोग को खेप में पाए जाने वाले विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों का विवरण साझा करना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके क्या भारत में GM चावल की स्वीकृत फील्ड परीक्षण से कोई संबंध था। इसी के साथ न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है सिटीज एयर फॉल्स टू पुअर कैटेगरी एक्सपेक्टेड टू वर्सन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में के साथ ही साथ और खराब होने की आशंका भी है। शहर में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को संतोषजनक श्रेणी से बुधवार को खराब हो गई। यहाँ शहर का मतलब दिल्ली से है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक के और खराब होने की आशंका है। स्थानीय शुष्क मौसम और उत्तर पश्चिम हवा की स्थिति में स्थानीय धूल उत्सर्जन से उच्च PM10 होगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों से अतिरिक्त धूल परिवहन की संभावना है। अपविंड क्षेत्र से आग के उत्सर्जन से PM2.5 की सांद्रता बढ़ जाएगी, क्योंकि हवाएं परिवहन स्तर पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र से हैं। निगरानी एजेंसी सफर का पूरा नाम है वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान की प्रणाली ने कहा कि अगले 3 दिनों के लिए समग्र AQI मध्यम या खराब श्रेणी के उच्च स्तर तक गिरने की संभावना है। साथ ही अगर बारिश नहीं हुई तो अगले 2 दिनों में वायु प्रदूषण के कारण पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम 4 बजे की बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का AQI बुधवार को 221 था, जो मंगलवार को 69 था, जो पिछले 24 घंटों का औसत है। इसे दिन का AQI माना
जाता है। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन के लिए दिल्ली और याल में निर्माण और विध्वंस स्थलों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के शुल्क के रूप में 3.07 करोड़ रुपए लगाया गया है। आयोग के निर्देशों के बाद निर्माण और विध्वंस CND स्थलों का निरीक्षण करने के लिए राज्यों में समर्पित टीमों को तैनात किया गया था। उन्होंने अब तक 6,596 से अधिक साइटों का औचक निरीक्षण किया है, जिनमें से 163 साइटों को विभिन्न CND अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और धूल शमन उपायों के साथ गैर अनुपालन पाया गया। इसके अलावा 52 स्थानों पर काम रोकने के देशों के अलावा चूक करने वाली एजेंसियों के खिलाफ पर्यावरण क्षति के रूप में लगभग 3.07 करोड़ राशि वसूल की गई है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है IIT अनाउंसेस स्कॉलरशिप सीड फंडिंग। चलिए इसे पढ़ते हैं। IIT ने स्कॉलरशिप सीड फंडिंग की घोषणा की। IIT दिल्ली ने बुधवार को एक एंडोमेंट मेरिट स्कॉलर्स प्रोग्राम की घोषणा की, जो बीटेक या दोहरी डिग्री हासिल करने वाले 15 महिलाओं और 15 पुरुषों के बैचों को हर साल 120 मेरिट स्कॉलरशिप प्रदान करेगा। संस्थान ने एक एंडोमेंट नर्चर फंड की भी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्नातक छात्रों को उनके प्रस्तावित उद्यमों के लिए सीड फंडिंग से सम्मानित करने का अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें नौकरी की तलाश करने के बजाय अपने उद्यमशीलता के विचारों और आकांक्षाओं को विकसित करने और पोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संस्थान ने पिछले साल IIT एंडोमेंट फंड की स्थापना की थी और शैक्षिक उत्कृष्टता और उद्यमिता में विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए 2 पहलों की घोषणा की थी। IIT दिल्ली के निदेशक और एंडोमेंट फंड बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल राव ने कहा था कि संस्थान ने एंडोमेंट फंड की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और यह पूर्व छात्रों का सामूहिक समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। श्री राव ने कहा कि एंडोमेंट ने संस्थान को पूर्व छात्रों के साथ गहन असर पर जुड़ने और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने में मदद की है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है अमरिंदर ड्रॉग्स फ्लैग फ्रॉम कांग्रेस अकाली एंड आप लीडर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमरिंदर ने की कांग्रेस, अकाली और आप नेताओं का आलोचना। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा अपनी पार्टी शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद बुधवार को राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों ने उनकी कड़ी आलोचना। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें अवसरवादी करार दिया। श्री रंधावा ने पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कैप्टन सिंह को भी दोषी ठहराया। शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा भाजपा के साथ थे और उनकी पार्टी के साथ साथ पंजाबियों की भी पीठ में छुरा धोपा था। कैप्टन सिंह ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मधुर संबंध साझा किए, वह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि विपक्षी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा कभी उनके पीछे नहीं गई, जैसा कि उन्होंने ममता बनर्जी और अन्य के मामले में किया था। उनके बारे में PM ने सबसे ज्यादा कहा कि वह एक स्वतंत्र फौजी थे। कैप्टन सिंह की यह घोषणा कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे और भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, यह इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्र फौजी हमेशा भाजपा के साथ मिली भगत से काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने में नाकाम हो रही है, वहीं प्रधानमंत्री ने आप सरकार के गठन को रोकने के लिए अपने प्रिय कैप्टन अमरिंदर सिंह को चौथी पार्टी के जरिए मैदान में उतारा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है PM इनवाइट ऑयल मेजर्स टू पार्टनर विद इंडिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने तेल कंपनियों को भारत के साथ साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वैश्विक और भारतीय तेल कंपनियों के मुख्य कार्य अधिकारियों के साथ बातचीत की और उन्हें देश में तेल और गैस क्षेत्र की खोज और विकास में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत
कीमतों के बीच इस तरह की छठी वार्षिक बातचीत में सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ अमीन नासर, ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ बर्नार्ड लूनी, रोसनेफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ डॉक्टर इगोर सेचिन, शालंबर लिमिटेड की सीईओ ओलिवियर ने भाग लिया। फ्यूच हनीवेल यूओपी के अध्यक्ष और सीईओ ब्रायन डोवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी और वेदांत लिमिटेड के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल सहित अन्य शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी आभासी बैठक का हिस्सा थे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के दौरान तेल क्षेत्र के बारे में बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि फोकस राजस्व से उत्पादन अधिकतमकरण पर स्थानांतरित हो गया। इसके अलावा उन्होंने कच्चे तेल के लिए भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकताओं को छुआ और देश में तेजी से बढ़ रही प्राकृतिक गैस की मांग के बारे में बात। बयान में कहा गया है, उन्होंने पाइपलाइनों, शहर गैस वितरण और एलएनजी के रिगैसिफिकेशन टर्मिनलों सहित मौजूदा और संभावित गैस बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 7 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में किए गए सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें अन्वेषण और लाइसेंस नीति, गैस विपणन, कोल बेड मीथेन पर नीतियां, कोयला गैसीकरण और भारतीय गैस एक्सचेंज में हालिया सुधार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के सुधार भारत को तेल और गैस में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ जारी रहे। उन्होंने कहा कि भारत खुलेपन, आशावाद और अवसरों की भूमि है और नए विचारों, दृष्टिकोणों और नवाचारों से भरा हुआ है। उन्होंने सीईओ और विशेषज्ञों को भारत में तेल और गैस क्षेत्र की खोज और विकास में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। सीईओ ने अपनी ओर से कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के नए रूपों को तेजी से अपना रहा है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सतत और न्याय संगत ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करने के बारे में बात और स्वच्छ विकास और स्थिरता को और बढ़ावा देने के बारे में इनपुट और सुझाव भी दिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है, एससी रिजेक्ट्स प्लिया फॉर रिपोर्ट ऑन नीट मेल प्रैक्टिसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट कदाचार पर रिपोर्ट देने की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नीट यूजी में कथित कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में जांच पर रिपोर्ट मांगने के लिए एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अब कोई भी हस्तक्षेप बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक होगा। न्यायमूर्ति राव बेंच पर जस्टिस बीआर गवई के साथ ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आप जो कहते हैं हम समझते हैं, लेकिन इससे बहुत भ्रम पैदा होगा। हमारे हाथ में कोई भी हस्तक्षेप बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इस मुद्दे पर एक तथ्य खोज रिपोर्ट के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए हिलने से इनकार कर दिया, इस स्तर पर उसके द्वारा कही गई या किसी भी बात को संदर्भ से बाहर किया जाएगा और छात्रों को भ्रमित किया जाएगा। अदालत विश्वनाथ कुमार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा के दिन सीबीआई ने 4 आरोपी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। कहा गया था कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों का उपयोग कर परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर किया था। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है, फ्रेश एसओपी रिलीज्ड फॉर ट्रेवलर्स टू इंडिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत आने वाले यात्रियों के लिए जारी किया गया ताजा एसओपी। केंद्र सरकार ने भारत में उड़ान भरने वालों के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया है कि संशोधन दुनिया भर में बढ़ते टीकाकरण कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति के मद्देनजर लाया गया है। संशोधित एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया, जो कि 25 अक्टूबर से मान्य होगी, भारत के लिए उड़ान भरने वालों के लिए अनिवार्य कोविड-19 आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट की आवश्यकता है। सभी यात्रियों को अपनी
अपनी निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर एक स्व घोषणा फॉर्म जमा करना चाहिए और नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू करने के पहले 72 घंटे के भीतर यह परीक्षण किया जाना चाहिए था। यदि कोई यात्री किसी ऐसे देश से आ रहा है जिसके साथ भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए पारस्परिक व्यवस्था की है और पूरी तरह से टीका लगाया गया है, तो उस व्यक्ति को हवाई अड्डे से बाहर निकलने और 14 दिनों के लिए स्व निगरानी करने की अनुमति दी जाएगी। टीकाकरण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद से 15 दिन बीत जाने के बाद यदि आंशिक रूप से टीका नहीं लगाया गया है तो यात्रियों को आगमन के बाद कोविड-19 परीक्षण करना चाहिए, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में जाना चाहिए और आगमन के 8वें दिन दोबारा जांच करानी चाहिए। यदि रिपोर्ट नकारात्मक हो तो अगले 7 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी चाहिए। उन देशों की सूची को अपडेट कर दिया गया है जहां से यात्रियों को आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा, जिसमें आगमन के बाद परीक्षण भी शामिल है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है CBSE टू अलाउ चेंज इन वेन्यू फॉर फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। CBSE पहली बार बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन स्थल में बदलाव की अनुमति देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि कक्षा 10 और 12 के छात्र जो उसी शहर में नहीं थे जहां उन्होंने प्रवेश लिया था, उन्हें अगले महीने से शुरू होने वाली पहली बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। CBSE परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ छात्र अभी भी अपने स्कूल के शहर में नहीं हैं जहां उन्होंने प्रवेश लिया था और कहीं और रह रहे हैं। उपरोक्त को देखते हुए उचित समय पर CBSE छात्रों को सूचित करेगा कि वे अपने संबंधित स्कूलों से परीक्षा केंद्र के शहर को बदलने का अनुरोध करें। CBSE परीक्षा द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली में बोर्ड को अनुरोध अग्रेषित करने के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि तदनुसार सभी छात्रों और स्कूलों से अनुरोध है कि वे CBSE की वेबसाइट के संपर्क में रहें। जैसे ही छात्रों को इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वे अपने स्कूलों को निर्धारित समय के भीतर अनुरोध कर सकते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गीता गोपीनाथ टू लीव IMF रिटर्न टू हार्वर्ड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। गीता गोपीनाथ IMF छोड़कर हार्वर्ड लौटेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अगले साल जनवरी में अपनी नौकरी छोड़ देंगी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में वापस आ जाएंगी। वैश्विक वित्तीय संस्थान ने कहा कि 49 वर्षीय अर्थशास्त्री जनवरी 2019 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुई थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है US प्लान्स टू जैब्स टू चिल्ड्रन। चलिए इसे पढ़ते हैं। बच्चों को जैब देने की अमेरिका की योजना। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि 5 से 11 साल के बच्चे जल्द ही अपने बाल रोग विशेषज्ञ के कार्यालय, स्थानीय फार्मेसी और यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी कोविड-19 का टीका लगवा सकेंगे। टीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबे अध्ययन के बाद बच्चों को शॉट देने के लाभों का वजन करने के लिए संघीय नियामक अगले 2 हफ्तों में मिलेंगे। औपचारिक अनुमोदन के कुछ घंटों के भीतर खाद्य और औषधि प्रशासन के हस्ताक्षर के बाद और 2 से 3 नवंबर को होने वाली रोग नियंत्रण और रोकथाम सलाहकार पैनल की बैठक के बाद इंजेक्शन के लिए आवश्यक छोटी सुइयों के साथ देश भर के प्रदाताओं को खुराक की शिपिंग शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चे और कुछ ही दिनों में व्यापक पैमाने पर बच्चों की बाहों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि मंजूरी के बाद पहले सप्ताह में देश भर के प्रदाताओं को लगभग 15 मिलियन खुराक भेज दी जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फेसबुक प्लान्स नेम चेंज रिपोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फेसबुक ने बदलने की योजना बनाई रिपोर्ट। द वर्ज ने मंगलवार को बताया कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक इंक अगले सप्ताह एक नए नाम के साथ कंपनी को रीब्रांड करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग 28 अक्टूबर को कंपनी के वार्षिक कनेक्ट सम्मेलन में नाम परिवर्तन के बारे में बात करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसका अनावरण किया जा सकता है। रीब्रांड संभवतः फेसबुक के सोशल मीडिया ऐप को एक
अमूल कंपनी के तहत कई उत्पादों में से एक के रूप में स्थान देगा, जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑकुलस जैसे समूहों की भी देखरेख करेगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है हाई ऑयल प्राइसेस विल सैप ग्लोबल रिकवरी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तेल की ऊंची कीमतों से वैश्विक रिकवरी प्रभावित होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता ने बुधवार को चेतावनी दी कि उच्च तेल की कीमतें वैश्विक आर्थिक सुधार को कमजोर कर देंगी और सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों को सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। मई के बाद से लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश भर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। CIRA वीक द्वारा इंडिया एनर्जी फोरम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर ऊर्जा की कीमतें ऊंची रहती हैं तो वैश्विक आर्थिक सुधार कमजोर हो जाएगा। अप्रैल 2020 में वैश्विक तेल की कीमतें $19 प्रति बैरल तक गिर गईं, क्योंकि अधिकांश देशों ने नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन को बंद कर दिया था। इस साल मांग में सुधार हुआ क्योंकि संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड तब से बढ़कर $84 प्रति बैरल हो गया है। उन्होंने कहा है कि इसे ईंधन महंगा हो गया है और महंगाई का डर पैदा हो रहा है। श्री पुरी ने कहा कि भारत का तेल आयात बिल जून 2020 की तिमाही में $8.8 अरब से बढ़कर इस साल $24 अरब हो गया है, क्योंकि वैश्विक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि ऊर्जा की पहुंच विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ होनी चाहिए। भारत, जो पश्चिम एशिया से अपनी तेल जरूरतों का लगभग 2/3 आयात करता है, ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक सहित तेल उत्पादकों से कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें वैकल्पिक ईंधन के लिए संक्रमण को तेज करेंगी और ऐसी दरें काउंटर उत्पादकों के लिए उत्पादक का काम करेंगी। श्री पुरी ने हाल के हफ्तों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, अमेरिका और बहरीन में तेल की हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने जिम्मेदार और उचित मूल्य निर्धारण के लिए भारत की मजबूत प्राथमिकता से अवगत कराया, जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी था। श्री पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव न केवल भारत को बल्कि औद्योगिक देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जबकि दुनिया ने बिजली से चलने वाले वाहनों और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण शुरू कर दिया था, अधिकांश देश अभी भी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए तेल पर ही निर्भर थे और तेल की ऊंची कीमतों से मांग में सुधार पर असर पड़ेगा। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर 85% निर्भर है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गोल्ड इंपोर्ट्स टू क्लाइंब इन कमिंग मंथ्स, JGEPC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आने वाले महीनों में बढ़ेगा सोने का आयात। JGEPC, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल JGEPC ने बुधवार को अनुमान लगाया कि त्योहारी और शादियों के मौसम के कारण पीक डिमांड के कारण आने वाले महीनों में भारत के सोने के आयात में और वृद्धि होने की संभावना है। चालू खाते के घाटे पर असर डालने वाले सोने का आयात अप्रैल सितंबर की अवधि में बढ़कर करीब $24 अरब हो गया है। अगस्त में आयात में तेजी आई है, जिसने 118.08 टन सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयात दर्ज किया। अध्यक्ष कॉलिन शाह ने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान आयात में वृद्धि लॉकडाउन के हटने, घरेलू और निर्यात मांग में सुधार और त्योहारी सीजन की शुरुआत के कारण हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मांग में तेज वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में सोने के आयात में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि त्योहारी या शादी का चरम मौसम घरेलू और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आभूषणों की मांग को और बढ़ाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वोडाफोन आइडिया प्रेसेस पॉज ऑन स्पेक्ट्रम ड्यूज। चलिए इसे पढ़ते हैं। वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम बकाया पर रोक लगाई। वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को कहा कि उसके बोर्ड ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा दी जा रही 4 साल की स्पेक्ट्रम भुगतान स्थगन का लाभ उठाने को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग की अधिसूचना में दिए गए अन्य विकल्पों पर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर विचार किया जाएगा,
यह एक नियामक फाइलिंग में कहा गया है। दूरसंचार विभाग DOT द्वारा कंपनी को 2021 में जारी किया गया बकाये पर यह कहा गया था कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 अक्टूबर अधिसूचना के अनुसार कंपनी की स्पेक्ट्रम नीलामी किस्तों को 4 साल यानी कि अक्टूबर 2021 से सितंबर 2025 की अवधि के लिए स्थगित करने के विकल्प के अभ्यास को मंजूरी दी है। सरकार ने पिछले हफ्ते टेलीकॉम को पत्र लिखकर 29 अक्टूबर तक यह बताने के लिए कहा था कि क्या वे स्थगन का विकल्प चुनेंगे। भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल ने पिछले महीने कहा था कंपनी भुगतान स्थगन का विकल्प चुनेगी। के साथ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया में सी सैलरीज राइज बाय 9.3% इन 2022। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत में 2022 में वेतन में 9.3% की बढ़ोतरी हुई है। विलिस टावर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च वेतन 2022 में 9.3% की बढ़ोतरी की उम्मीद के साथ 2021 में 8% से और कर्मचारियों को आकर्षित करने और बनाए रखने की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने वाली कंपनियों के साथ कर्मचारियों को बड़ा वेतन देने की योजना बना रहा है। वैश्विक सलाहकार ब्रोकिंग और समाधान कंपनी द्वारा वेतन बजट योजना रिपोर्ट के अनुसार 2021 8% वास्तविक औसत वेतन वृद्धि की तुलना में वेतन में अगले वर्ष 9.3% औसत वेतन वृद्धि देखने का अनुमान है। में कहा गया है कि भारत मानित वेतन वृद्धि अगले साल एशिया प्रशांत में सबसे अधिक है। इसी के साथ समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है ए वेट अक्टूबर इन केरला। तो चलिए इसे पढ़ते और समझते हैं। केरल में अक्टूबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्टूबर 2021 के पहले 20 दिनों में केरल के हर जिले में 250 मिलीमीटर अधिक वर्षा हुई है। अक्टूबर के 14 जिलों में अक्टूबर में हुई 14 जिलों में वर्षा दीर्घावधि औसत वर्षा से दोगुनी थी। जैसे जैसे बारिश बढ़ी अक्टूबर में जलाशयों में पानी का प्रवाह भी बढ़ा, जिससे उनका भंडारण बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गया। पठानमथिट्टा, कोट्टायम और लुडुकी जिलों में बहुत भारी वर्षा 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर हुई। इसलिए इन जिलों में प्रमुख जलाशयों में अंतर्वाह और परिणामी रिसाव जानबूझकर जलाशयों से छोड़ा गया के साथ ही साथ इन पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। तो यहाँ नीचे के आप कुछ ग्राफ में देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला ग्राफ है, इसमें जो केरल के जो कुछ प्रमुख जिले हैं उन जिलों में दिखाया गया है कि कैसे कैसे लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घ अवधि में हुई औसतन वर्षा में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। और इसके साथ ही इसके नीचे के आप चार्ट में देख सकते हैं कि केरल के कुछ प्रमुख जिलों में 2016 से लेकर के 2020 के बीच में किस प्रकार से वर्षा का अक्टूबर में हिस्सेदारी रही है। और इसके साथ ही साथ तीसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर के एक महीने के अवधि के दौरान केरल के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों में वर्षा का किस प्रकार से उतार चढ़ाव रहा है। और बांधों में अक्टूबर 19 से पहले 18 सितंबर यानी कि एक माह की अवधि के बीच किस प्रकार से उतार चढ़ाव पानी का रहा है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम मिलती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।